नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित सूची में से भिन्न का चयन करें। तो जयपुर दिया गया है, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर। इनमें से आपको भिन्न का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर, ये सभी जो हैं राजस्थान राज्य के शहर हैं, जबकि छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर जिला है दोस्तों। तो इसलिए छतरपुर जो है आने से भिन्न है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 52। दी गई श्रृंखला में छठे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दी गई श्रृंखला के प्रत्येक वर्ग में क्रमवार रूप से अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वर्ग के मध्य में दिया गया अक्षर बारी बारी से अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों एवं बड़े अक्षरों में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार पांचवें वर्ग के मध्य में छोटे अक्षर का प्रयोग हुआ है और इसके बाद आने वाले वर्ग में वर्णमाला के अक्षर का प्रयोग होगा। इस प्रकार श्रृंखला में छठे स्थान पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तारापुर दिया गया है, कुलम, कैगा, काकरापारा, कल्पक्कम, नरोरा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रावत भाटा इसका सही जवाब है। जिस प्रकार तारापुर, कुलम, कैगा, काकरापारा, कल्पक्कम और नरोरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसी प्रकार रावत भाटा में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। जबकि कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना से संबंधित है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे जो विकल्प राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रावत भाटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमकुटी इसका सही जवाब है। यहाँ पे दिया गया है कैनो, डोंगी, वेड़ा और नौका, सभी एक प्रकार की नाव हैं दोस्तों, जबकि हिमकुटी बर्फीले स्थानों पर बर्फ से बनाई गई गुंबदाकार झोपड़ी होती है, इसलिए हिमकुटी अन्य से भिन्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में से 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया और 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई। 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर आपको देना है। तो कितना आंसर आएगा इसका दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। माना एक्स छात्रों ने दोनों सामाजिक कार्यों को पसंद किया। तो एक्स यहाँ पे आप मान के करिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 - x प्लस 70
और प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस x प्लस 10 इक्वल 100 हो जाएगा दोस्तों। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा 130 माइनस 2x प्लस x इक्वल 100 हो जाएगा। और इस प्रकार 130 माइनस x, इसमें से 2x में से x चला जाएगा तो ओनली x बचेगा। तो x 130 यहाँ पे देख लीजिए, 130 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, इसका पंचांतर आप कर लेंगे तो 100, और इसको आप ये प्लस का इधर अब इक्वल के बाद में लाएंगे तो आपका जो है ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्राप्त होगा x बराबर 30 प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। नीचे दी गई वेन आकृति का अवलोकन करें जिसमें से कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। बताइए कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो 15 प्लस 13 और प्लस 12 टोटल 40 हो जाएगा। और केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का जो प्रतिशत आप निकालेंगे तो 40/500 हो जाएगा, 500 इक्वल 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 अट्ठो 40 हो जाएगा, इक्वल 8 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 8% होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है 8% है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। नीचे दिया गया वेन रेखा चित्र एक विद्यालय के छात्रों की संख्या और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल दर्शाता है। त्रिकोण बास्केटबॉल के खिलाड़ियों, आयत शतरंज के खिलाड़ियों और वृत्त कबड्डी के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने छात्र ठीक ठीक 2 खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका वेन आरेख दिया गया है, आप इसको इसके अनुसार आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो प्रश्न में दिए गए वेन आरेख जो है, ऐसे छात्र जो केवल 2 खेल खेलते हैं उनकी संख्या जो है कितनी है, 17 + 7 + 9 है। 17 + 7 और प्लस 9 है। तो यहाँ पे इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाता है 33 मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 है। स्तंभ आरेख एक विशेष सप्ताह के प्रत्येक दिन सुमित द्वारा जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाता है। यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करके 80 कैलोरी घटाई जाती है तो दिए गए सप्ताह में सुमित ने कितनी कैलोरी घटाई है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। सुमित द्वारा एक विशेष सप्ताह में की गई कुल जॉगिंग कितनी है, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए। इन सभी को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपको प्राप्त होगा 2.5 प्लस 4.5 प्लस 2 प्लस 4.5 प्लस 4 प्लस 6.5 और प्लस 4। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 28 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद सुमित द्वारा 1 किलोमीटर जॉगिंग में घटाई गई कैलोरी कितनी घटाई है, 80 कैलोरी घटाई गई है। तो 80 कैलोरी को सुमित द्वारा 28 किलोमीटर जॉगिंग में घटाई गई कैलोरी से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 का और 28 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 80 × 28 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 2240 मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे
दिए गए ऑप्शंस में से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2240 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 2240 कैलोरी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? दोस्तों आपको बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर का चयन करिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, एक फलक वाले त्रिकोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 है। दो फलक वाले त्रिकोणों की संख्या कितनी है? 16 है। और चार फलक वाले त्रिकोणों की संख्या भी कितनी है? 8 है। और कुल त्रिकोणों की संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो कुल त्रिकोणों की जो संख्या हो जाएगी इनको ऐड कर दीजिए, 16 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 किस विकल्प में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 आंसर आएगा इसका। तो इसमें त्रिकोणों की जो संख्या हो जाएगी, कुल त्रिकोणों की संख्या 40 आएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, दिए गए चार विकल्पों में से तीन विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे भिन्न दिया गया है, KIMP, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम विकल्प ए से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा DAEH ये आएगा। तो D और A के मध्य जो अंतर होगा वो -3 से होगा, और A से E के जो बीच अंतर है +4 का है, और E से H के जो मध्य अंतर है दोस्तों वो आपका +3 का है। फिर से देख लेते हैं, DAEH, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, D और A के मध्य जो अंतर है -3 का है, और A और E के मध्य अंतर जो है +4 का है, और E और H के मध्य जो है अंतर +3 का है। इसी तरह आप C का निकालेंगे, इसी तरह D का निकालेंगे, तो ये सब सेम निकलेंगे इसी तरह। लेकिन जब आप B का निकालेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे KIMP, इसका जो अंतर आएगा दोस्तों, K और I में जो अंतर होगा वो -2 का होगा, और I और M में कितना अंतर होगा? +4 का हो जाएगा, और M और P में कितना हो जाएगा? +3 का आएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 +4 और +3 है, तो यहाँ पे देखिए -3 +4 और +3 है, डिफरेंट है एकदम से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 6:42 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा इसका? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण कितना होता है? थीटा बराबर 30H माइनस 11m/2, ये आपका होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो कोण जो है यहाँ पे 30 दिया गया है, 30 तो थीटा रहेगा, 30 की जगह 30 ही रहेगा, और इक्वल जो हो जाएगा h कितना है यहाँ पे c हो जाएगा, -11m दिया गया है, तो 11 यहाँ पे आप रख लीजिए, और इंटू कितना हो जाएगा? 42/2 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 180 - 231। तो 180 में से 231 में से 180 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 51 प्राप्त हो जाएगा, 51। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है,
सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई और फिर 90 घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो 17 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। प्रारंभिक बिंदु ए से बी झील 15 किलोमीटर है और ए और ओ का जो है 8 किलोमीटर दिया गया है। घर से झील ए ओ भी दिया गया है दोस्तों। तो इसको यदि आप हल करेंगे इस तरह से, सुमन के घर से झील तक की लघुत्तम दूरी ओ बी है। यहाँ पे इसमें दिखाया गया है ओ बी है झील की दूरी। अब इसको निकालने के लिए आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं 8 दे रखी हैं और 8 और 15, इसका आप वर्क कर दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 64 प्लस 225 ऐड करेंगे 289, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। उसके जिम और उसके घर के बीच सबसे छोटी दूरी आपको बतानी है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। आप इसको इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। शेखर सूरज की दिशा में चलता है और उसकी परछाई उसके पीछे बनती है, अर्थात हम कह सकते हैं शेखर पूर्व की दिशा में चलता है क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। तो घर से जिम के बीच की न्यूनतम जो दूरी होगी वो ओसी हो जाएगी। ओसी 5 किलोमीटर दिया गया है। तो ओबी से हम ओ ए माइनस ए बी कर देंगे तो 12 में से 9 चला जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी दिया गया है। ओ बी सी में ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर तो ओ बी स्क्वायर कितना है? 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा। बी सी 4 है, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, तो ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो अंडर रूट 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, दिए गए पासे को अगर विस्तारित करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है कि 2 के ठीक विपरीत संख्या जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, 2 के ठीक विपरीत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, आपस में मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 22 बार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। एक आदमी ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, आखिर में बाईं ओर मुड़ा। बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दी गई अगर स्थितियों का पालन करते हैं तो आपको इसमें अंत में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो इसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं, दी गई स्थितियों का पालन करने पर आपको पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चलने की अंतिम दिशा जो हो जाएगी वो उत्तर हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न कथन पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन फर्स्ट दिया गया है, कथन दिया गया है, क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। तर्क दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। सेकंड दिया गया, नहीं, निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखलंदाजी होगी। तो यहाँ पे नीचे आपके जो तर्क दिए गए हैं आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिए गए कथन, क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, से यह तर्क मजबूत है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा में वृद्धि होगी, क्योंकि कोई भी गलत कार्य करेगा तो वह सीसीटीवी में पकड़ा जाएगा। सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाने से किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल तर्क फर्स्ट मजबूत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। आपको कथन में सब कुछ सत्य मानकर चलना है और फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी में से संदेश से परे कौन सा पूर्वानुमान कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया गया है दोस्तों नीचे, कथन है, अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का फैसला है। पूर्वानुमान है, अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर निकाय है। सेकंड दिया गया है, न्यायाधिकरण को तकनीकी निर्णय के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए कथन अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का फैसला से यह पूर्वानुमान स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण की तकनीकी के निर्णय के लिए बनाया गया है, जबकि अंतर्राज्यीय न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर निकाय है। यह सत्य नहीं है, केवल पूर्वानुमान सेकंड इसका अंतर्निहित होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल पूर्वानुमान सेकंड अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न कथन पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन दिया गया है, आजकल कई राज्य अंतर्राज्यीय जल साझा विवाद में उलझे हुए हैं, इनमें से कई विवाद वर्षों से अनसुलझे पड़े हुए हैं। क्या भारत सरकार को सभी जल स्रोतों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ये रहा कथन और नीचे तर्क दिया गया है। फर्स्ट है तर्क, हाँ, इससे जल का इष्टतम उपयोग हो सकेगा और जो कृषि वर्षा पर निर्भर है उसमें तेजी से वृद्धि होगी। सेकंड है, हाँ, यह अनेक अंतर्राज्यीय समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे उचित होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको संख्या पता करनी है दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 7 और 19 के बीच का जो अंतर है कितना है, +12 का है दोस्तों। उसी प्रकार 19 और 31 के मध्य जो अंतर है वो भी +12 का है दोस्तों। उसी प्रकार 31 और 51 के जो मध्य अंतर है वो +20 का है। और 51 से 71 के मध्य जो अंतर है दोस्तों यहाँ पे कितना है, +20 का है। और 71 से आगे आपका 99 आएगा, उसमें भी कितना अंतर होगा, उसमें +28 का अंतर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों 28 का अंतर आएगा। और इसमें देखिएगा फिर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 और 12 में अंतर कितना है, 0 का है। और 20 और 20 में अंतर कितने का है, 12 और +20 है दोस्तों। 12 और 20 में अंतर कितना का है, +8 का है।
उसी प्रकार, और 20 में अंतर कितना है, 0 का है। और 20 और 28 में कितने का अंतर है, 8 का है, +8 का अंतर है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 99 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 99 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है। दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प भिन्न है उसे चुनिए। तो इसका आपको विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो डी है अन्य तीनों से भिन्न दिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72। निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षित संख्या चुनें जो पहले युग्म के समान ही संबंध का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। देखिएगा, जिस प्रकार 6 का क्यूब हुआ है 216 हो जाता है, उसी प्रकार 6 का 3 से मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो 18 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 5 का यदि आप घन करते हैं तो आपको 125 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 15 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73। एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को HPENOG के रूप में लिखा जाता है, सेविंग को उसी कूट भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है कूट से संबंधित है। आपके क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे और इसी टाइप के 3 क्वेश्चंस लगातार आपके हर प्रैक्टिस सेट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा RCX HPI, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे देख लीजिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा दिया गया है। जिस प्रकार इनकम को HPENOG लिख सकते हैं, उसी प्रकार आप सेविंग को RCX HPI के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे सेविंग को RCX HPI लिखा जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में डायमंड्स को EIBMPNES के रूप में लिखा जाता है तो प्लैटिनम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो प्लैटिनम को कोड भाषा में QLBTJNVM लिखा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हल देख लीजिए। जिस प्रकार डायमंड को EIBMPNES लिखा जाता है, उसी प्रकार प्लैटिनम को QLBTJNVM लिखा जाएगा दोस्तों। तो प्लैटिनम का जो कोड भाषा हो जाएगा QLBTJNVM लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है। एक निश्चित कोड भाषा में पीपल को ELPOEP लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कंट्री को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कंट्री का जो कोड भाषा हो जाएगा YRTNUOC हो जाएगा। YRTNUOC ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंट्री को आप इस तरह लिख सकते हैं। सांकेतिक भाषा में पीपल को ELPOEP लिख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों कंट्री को YRTNUOC के रूप में लिख सकते हैं। तो कंट्री का जो कोड भाषा का कोड हो जाएगा YRTNUOC हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाचा का संबंध होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सॉल्व देख सकते हैं।
आदमी का मंच पर प्रदर्शन करने वाला लड़का, चाचा का संबंध आएगा। तो आदमी के पत्नी के ससुर की बहू का पति यानी आदमी का भाई लड़के का पिता होगा और लड़के का चाचा वह आदमी होगा। तो यहाँ पे इस आपका जो है चाचा का संबंध आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है। ए और बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, सी डी से किस रूप में संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, दादी नानी का संबंध आएगा इसमें। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। डी और सी का जो संबंध होगा वो दादी नानी का संबंध होगा। डी सी की दादी होगी और सी डी से पौत्र या पौत्री के रूप में संबंधित है। क्योंकि विकल्पों में पौत्र या पौत्री का विकल्प नहीं दिया गया, इस कारण जो है विकल्प बी सही माना जाएगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर दादी और नानी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। ई ने एफ से कहा, आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। एफ ई से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एफ जो है ई का पति आएगा इसमें। एफ जो है ई का पति है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए @ बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए हैज़ बी का अर्थ ए कॉमा बी की माता, और यदि ए स्टार बी का अर्थ ए कॉमा बी का पिता है, तो पी स्टार क्यों @ आर हैज़ एस का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पी एस के दादा और नाना है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। ए @ बी, ए जो है बी की बहन है, ए हैच बी, ए जो है बी की माता है, ए स्टार बी इक्वल ए जो है बी का पिता है, तो पी स्टार क्यों @ आर हैच एस। तो यहाँ पे पी एस के दादा नाना है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नांकित प्रश्न में 3 कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड शामिल हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में से दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन पढ़ें और उत्तर दें। तो प्रश्न है, गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है। गांव पी गांव सी के पश्चिम में है और गांव ई के उत्तर में है तथा गांव एफ के पूर्व में है। तो सेकंड है गांव ई गांव ए के पूर्व में है। थर्ड है गांव ए गांव एफ के दक्षिण में है। तो यहाँ पे आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर अथवा केवल कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। जहाँ पे 240 आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा आप देख लीजिए। 132 में से 132 और 72, 132 को आप 11 और 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 132 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 72 लाने के लिए आपको 9 और 8 से गुणा करनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा। इसी प्रकार 182 को यदि आप 13 और 14 से गुणा करते हैं 182 आपको मिल जाता है। उसी प्रकार 110 का मल्टीप्लाई 110 लाने के लिए आपको 11 और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 140 जो है आपका 15 और 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 240 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 240 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्न विकल्पों में से कौन सा आरेख इनके संबंधों को दर्शाता है। वनस्पति जगत, आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म, पाइनस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 83। निम्नांकित प्रश्न में शामिल है 3 कथन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी
कथन पढ़ें और उत्तर दें। तो कथन प्रश्न दिया गया है, गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट है, नेवर गिव अप को जेई का पा के रूप में कोटबद्ध किया जाता है। सेकंड दिया गया, गिव एनीथिंग को जीपा अस के रूप में कोटबद्ध किया जा गया है। और थर्ड दिया गया है यहाँ पे, नेवर थिंग गो को जी एस बी के रूप में कोटबद्ध किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि जब अनुरूप वर्णों को व्यवस्थित किया जाए तो तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो विकल्प यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 8 6 3 5 4। किस तरह आप लिख सकते हैं, आप इसको देखिए, CELSMU, इसका कोड क्या है, 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इक्वल में आपको कितना आएगा, MUSCLE, तो इसका कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को लाल कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग ठहरिए का संकेत देगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल पर ठहरिए का संकेत लाल रंग देता है, लेकिन प्रश्न में लाल को पीला कहा गया है, तो ठहरिए का संकेत पीला रंग देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ST क्यों हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दी गई अक्षर समूह श्रृंखला इस प्रकार होगी और ST क्यों आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा VEA 28, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ का जो राइट आंसर आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर BEA 28 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, MM, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। C के पास E से ज़्यादा पैसे हैं और E के पास B से ज़्यादा पैसे हैं। C A के बाद दूसरा सबसे धनी इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं। तो सबसे कम पैसा B के पास है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्न अक्षरों और संख्याओं की श्रृंखला पर विचार करें। ZBN हैच $MAL@2318NS $59NHF, ये इतना दिया गया है। बाईं ओर से 15वें अक्षर की ओर 5वें स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है दोस्तों। तो दाईं ओर से 15वां जो अक्षर होगा, दाईं ओर से 15वें अक्षर N के दाईं ओर 5वें अक्षर N होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उससे तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 आंसर आएगा इसका।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए से प्रतीकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, यदि प्लस का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा करना हो और गुणा का अर्थ भाग देना हो, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा विकल्प बी से आप इसको सॉल्व करेंगे। विकल्प बी आपका जो है सत्य है। इसको आप हल करते हैं दोस्तों तो आपको ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे आप इसको कर लीजिए। 8 + 44 × 5 -5, सॉरी दोबारा इसको देख लेते हैं। 8 + 44 × 5 -25 = 203 आएगा। जब इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8 + 220 -25 बराबर कितना? 203। नेक्स्ट स्टेप 228 -25 बराबर कितना? 203। तो इसमें से इसको 228 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 203। तो 203 इक्वल किसके हो जाएगा? 203 इक्वल 203, जो कि सत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए परिचालनों, चिन्हों और संख्याओं के परस्पर बदलने के बाद सही समीकरण का चयन करें। दिए गए बदलाव चिन्ह मल्टीप्लाई और प्लस तथा संख्या 7 और 6। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आपको आंसर देना है दोस्तों। तो विकल्प ए से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? तो उसी तरह आप बी को, सी को और डी सभी को आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो समीकरण दिया गया है वो समीकरण सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसको हल करेंगे तो 24 है, तो 24 + 7 × 6 = 24 + 7 + 6 = 24 प्लस 42 इक्वल कितना है? 66 है। यही समीकरण है। तो यहाँ पे आपका 66 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे कि दिए गए युग में संख्याएं संबंधित हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका हल करने के बाद प्राप्त होगा ऑप्शन ए 5 125 सही उत्तर है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों देख लीजिए, जिस प्रकार 7 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 343 मिलेगा। उसी प्रकार यदि 5 का क्यूब करते हैं तो आपको मिल जाता है 125। तो विकल्प ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, किसी बाड़े में कुछ खरगोश व कबूतर रखे गए हैं जिनकी पैरों की संख्या कुल 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 68 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कबूतर की जो संख्या आएगी वो 68 आएगी और कबूतर की संख्या ही आपको निकालनी है। किस तरह से आएगी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। माना खरगोश की संख्या x है, कबूतर की y है, प्रश्नानुसार समीकरण बन जाएगा पहला और दूसरा। सॉल्व करेंगे, पहले में से 4 से गुणा करेंगे, समीकरण सेकेंड को घटा देंगे इसमें, तो आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। कबूतर की संख्या जो है 68 आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा
इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन फर्स्ट पर्याप्त है या फिर कथन सेकंड पर्याप्त है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, या तो कथन फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्न विकल्पों में से कौन सा आरेख इनके संबंधों को दर्शाता है? आंखें, दृष्टिपटल, आंख की पुतली। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है। दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, आलू, गाजर और प्याज जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, जबकि टमाटर सतह के ऊपर प्राप्त होता है। तो इसलिए टमाटर अन्य से तीनों से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्न प्रश्न में 3 कथन और फिर उसके 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड, इन निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन है, कुछ नारियल तेल होते हैं, कुछ तेल कवि होते हैं, कुछ कवि पत्रिकाएं होते हैं। निष्कर्ष दिया गया है, कुछ कवि तेल होते हैं, कुछ नारियल कवि होते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी दिया गया है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। प्रश्न दिया गया है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी रीजनिंग की। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।